बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर बखेड़ा खड़ा हो गया। नीतीश कुमार ने धीरेन्द्र शास्त्री को नसीहत दी कि वो ऐसा बयान न दें। पटना में बागेश्वर धाम वाले बाबा का दरबार लगा, जिसमें जबरदस्त भीड़ उमड़ी। पर्ची कटवाकर लोगों ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से अपनी समस्याओं का हल जाना, लेकिन जैसे ही उन्होंने भीड़ के सामने हिंदू राष्ट्र वाला बयान दिया, सियासी बवाल शुरू हो गया, क्योंकि बागेश्वर धाम वाले बाबा ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया। धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को ऐसे बयानों से बचने की नसीहत दे डाली। और किसी भी धर्म के खिलाफ किसी तरह की बात नहीं होनी चाहिए। आज जिसको खुद अपना पूजा करना है करे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार में दरबार पर वैसे ही खूब सियासत हुई, क्योंकि नीतीश और तेजस्वी इसका हिस्सा नहीं बने, जिससे बीजेपी को महागठबंधन को घेरने का मौका मिल गया। इधर कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ऐलान कर दिया कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को टक्कर दे सकते हैं। फिलहाल दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं। लेकिन दिग्विजय के इस बयान के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि आने वाले लोकसभा चुनाव में दोनों के बीच टक्कर हो सकती है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर पार्टी कहेगी तो वो सिंधिया के खिलाफ चुनाव जरूर लड़ेंगे। पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ, जो आदेश होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 2018 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश का चुनाव जीतकर वहां सरकार बनाई थी, पर सिंधिया के बीजेपी में चले जाने से कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। हालांकि उससे पहले सिंधिया खुद ही गुना लोकसभा सीट से चुनाव हार गए थे। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने जेलेंस्की की सेना को खुली धमकी दे दी। पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कादिरोव ने दो टूक कह दिया कि रूस के T-72 टैंक यूक्रेन के एब्रम्स टैंकों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और जंग के मैदान में उन्हें पूरी तरह रौंद डालेंगे। 2 रोज पहले ही अमेरिका ने घोषणा की थी कि यूक्रेन के सैनिकों को एब्रम्स के अपग्रेडेड वर्जन की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बाद एब्रम्स टैंकों पर रमजान कादिरोव का यह बयान आ गया। पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कादिरोव ने अमेरिका से यूक्रेन को मिले एब्रम्स टैंकों को बच्चों की पैडल कार बता दिया। रमजान कादिरोव रूस के जिस T-72 टैंक के दम पर यूक्रेन की सेना को धमका रहे हैं, उससे एक बार में एक साथ 300 गोलियां फायर होती हैं और 1.5 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन पर सटीक निशाना लगाकर उसे ढेर किया जा सकता है। हालांकि युद्ध के दौरान यूक्रेन के सैनिकों ने एब्रम्स टैंकों से रूस के बाहुबली T-72 टैंकों को करारा जवाब दिया। इस बीच रूस से जारी भीषण जंग में यूक्रेन के जवान जुगाड़ के ड्रोन से काम चलाते दिखाई दिए। यूक्रेन के सैनिक ड्रोन में बदलाव कर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि रूस के जवानों को ढूंढकर उन्हें मौत की नींद सुलाई जा सके। यूक्रेन के सैनिक कैसे जुगाड़ के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक जवान एक ड्रोन पर विस्फोटक बांधता नजर आया। विस्फोटक बांधने के बाद उसने उस ड्रोन को आसमान में उड़ा दिया, जिसके कुछ ही देर बाद अलग अलग जगहों पर धमाके होते दिखाई दिए। बताया गया कि इसी तरह से यूक्रेन की सेना जुगाड़ के ड्रोन का रूसी फौज पर हमले के लिए इस्तेमाल कर रही है। इधर रूस ने अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA पर पुतिन के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए यूक्रेन में मौजूद उसके नागरिकों को गुमराह करने का आरोप लगाया, ताकि पूरी दुनिया में पुतिन की छवि खराब की जा सके। और सबूत के तौर पर रूस की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया। रूस का आरोप है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी इस वीडियो का इस्तेमाल पुतिन के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कर रही है। और वो इस बात का ढिंडोरा पीटने में जुटी है कि रूस में पुतिन लोगों पर अपनी मर्जी थोप रहे हैं। रूस का यह भी आरोप है कि अमेरिका यूक्रेन में रहने वाले रूसी नागरिकों को गुमराह कर रहा है और उन पर पुतिन के खिलाफ मीडिया में बोलने के लिए दबाव बना रहा है। मतलब अमेरिका जंग के अलावा पुतिन को घुटनों पर लाने के लिए दूसरे पैंतरे भी आजमाने में जुटा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से पुतिन अमेरिका पर बुरी तरह भड़के हुए हैं। उधर रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग ने कई देशों के सामने भुखमरी के हालात बना दिए और अब संयुक्त राष्ट्र ने उन देशों तक अनाज पहुंचाने के लिए रूस के सामने एक समझौते का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत ब्लैक सी के जरिए उन देशों तक अनाज की सप्लाई हो सके जहां रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से भुखमरी के हालात बन गए हैं। पहले भी संयुक्त राष्ट्र और तुर्की ने मिलकर मध्यस्थता करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश परवान नहीं चढ़ सकी और अब अफ्रीका और पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में हालात बिगड़ने लगे हैं, क्योंकि ये इलाके पूरी तरह से यूक्रेन से आने वाले अनाज और खाने के सामान पर निर्भर हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर रूस ने जवाब देने के लिए 18 मई तक वक्त मांगा है। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पिछले 15 महीने से जारी जंग की वजह से यूक्रेन को इतना नुकसान हो चुका है कि उसकी भरपाई के लिए उसे $25,000 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि पिछले साल से जारी जंग की वजह से यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। उसकी कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। इस युद्ध ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पर इतनी तगड़ी चोट की है कि उससे उबरने के लिए जेलेंस्की को बहुत बड़ी रकम की जरूरत पड़ सकती है। यूरोप के देशों को आर्थिक मदद देने वाले बैंक यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में जिस तरह की तबाही हुई है, उससे निकलने में उसे 25 साल से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है, क्योंकि पुतिन की सेना के हमलों में अब तक यूक्रेन की राजधानी कीव समेत खार्किव और ज़पोरिज़िया जैसे कई बड़े शहर तबाह हो चुके हैं।
उधर यूक्रेन को आर्थिक मदद दिए जाने पर यूरोपियन यूनियन में विवाद हो गया। हंगरी ने यूक्रेन को सैन्य मदद के लिए दी जाने वाली किस्त पर मंजूरी देने से इनकार कर दिया, जिससे जेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि हंगरी ने साफ कह दिया कि वो यूरोपियन यूनियन के फंड का इस्तेमाल सिर्फ यूक्रेन के लिए हथियार खरीदने के लिए करने के पक्ष में नहीं है। हंगरी सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यूरोपियन यूनियन के फंड का इस्तेमाल यूरोप के दूसरे देशों की मदद के लिए भी होना चाहिए। मतलब ये कि यूक्रेन के मुद्दे पर यूरोपियन यूनियन के देशों में अब एक मत नहीं है, जबकि यूरोपियन यूनियन की तरफ से आने वाली 22 मई को 50 करोड़ यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 4,500 करोड़ रुपयों की किस्त यूक्रेन को दी जानी थी। इसी साल फरवरी में इस पर सहमति बनी थी, लेकिन अब हंगरी ने अपना इरादा बदल लिया। इस बीच यूक्रेन जंग के बीच जर्मनी ने रूस पर बड़ा हमला बोल दिया। जर्मनी ने साफ कह दिया कि यूक्रेन को इस जंग में जो नुकसान हुआ है, पुतिन को उसकी भरपाई करनी चाहिए। इतना ही नहीं, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने रूस पर युद्ध अपराध का भी आरोप लगा दिया और साफ कर दिया कि पुतिन यूक्रेन को अकेला समझने की गलती बिल्कुल न करें। असल में जर्मनी यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही जेलेंस्की की सेना के साथ खड़ा है। जर्मनी ने यूक्रेन को टैंकों से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक की मदद की है। उसके IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम की तो यूक्रेन भी कई बार तारीफ कर चुका है, लेकिन अब एक बार फिर इसी कड़ी में जर्मनी ने यूक्रेन के समर्थन में बयान देते हुए कह दिया कि यूक्रेन को जंग में जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई रूस को करनी चाहिए। इधर उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के 2 जेल कर्मियों समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। उन पर उमेश पाल की हत्या में शामिल शूटरों से अतीक अहमद के भाई अशरफ की जेल में अवैध तरीके से मुलाकात करवाने का आरोप है, जिसका एक CCTV वीडियो भी कुछ दिन पहले सामने आया था, जिसमें अतीक का बेटा असद, शूटर गुलाम, शूटर उस्मान और गुड्डू मुस्लिम बरेली जेल में दाखिल होते नजर आए थे, वो भी बिना किसी सुरक्षा जांच के। पुलिस के मुताबिक 11 फरवरी को सभी शूटर अशरफ से मिलने जेल पहुंचे थे। यानी उमेश पाल की हत्या से 13 दिन पहले बरेली जेल में शूटरों ने अशरफ से मुलाकात की थी। और अब जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने बरेली जेल के 2 जेल कर्मियों शिवहरी अवस्थी और मनोज गौड़ समेत 9 के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी। इसके साथ ही कोर्ट से इन आरोपियों को जमानत नहीं देने की अपील की गई। पुलिस का दावा है कि इस मीटिंग के दौरान ही उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई थी और 24 फरवरी को दिन दहाड़े उमेश की हत्या कर दी गई थी। बाद में 15 अप्रैल को 3 लोगों ने अतीक और अशरफ की हत्या कर दी, जिनका SIT नार्को और लाई डिटेक्टर टेस्ट कराएगी। SIT ने कई सवालों के जवाब न मिलने के बाद तीनों आरोपियों का लाई डिटेक्टर और नार्को टेस्ट कराने का फैसला किया और इन दोनों जांच के बाद इस कत्ल की पूरी साजिश में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके साथ ही साजिश के पीछे का सच और उसके एक एक किरदार से पर्दा उठ जाएगा, क्योंकि SIT को शक है कि इस हत्याकांड में पर्दे के पीछे कई और आरोपी शामिल हैं। इससे पहले भी आरोपी सनी, लवलेश और अरुण मौर्य को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी कई सारे सवालों का जवाब सामने नहीं आया, जिसके बाद SIT ने यह फैसला किया है। उधर जम्मू कश्मीर में सेना की तैनाती कम करने का फैसला अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, यानी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा पूरी तरह से टाइट रहेगी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने पिछले साल एक प्रस्ताव तैयार किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर के कई इलाकों से सेना की मौजूदगी को घटाते हुए CRPF और पुलिस की तैनाती बढ़ाने की बात थी, लेकिन अब उस प्रस्ताव को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। असल में बीते कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं, इसीलिए अभी वहां सेना की तैनाती को कम नहीं करने का फैसला लिया गया। इस बीच लखनऊ में पंजाब के मोहाली ब्लास्ट केस में NIA ने एक आरोपी के घर पर छापेमारी की। पिछले साल मई में मोहाली में पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर्स पर RPG यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हमला किया गया था और तभी से इस मामले की जांच चल रही है। इसी कड़ी में NIA की टीम ने मोहाली ब्लास्ट के मुख्य आरोपी दीपक रंगा को पनाह देने के आरोपी विकास सिंह की तलाश में उसके घर पर छापेमारी की। लोकल पुलिस के साथ तड़के यहां पर NIA की टीम पहुंची थी। आरोप है कि मोहाली में पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर्स में ब्लास्ट के बाद मुख्य आरोपी दीपक रंगा भागकर लखनऊ पहुंचा था और विकास सिंह ने ही उसकी छिपने में मदद की। विकास सिंह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का करीबी बताया जाता है। यही वजह है कि NIA ने विकास सिंह की तलाश तेज कर दी। उधर अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ तनाव के बीच उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने जासूसी सैटेलाइट के काम का निरीक्षण किया, जिसकी तस्वीरें उत्तर कोरिया के मीडिया ने जारी की, जिसमें वो जासूसी सैटेलाइट पर काम करने वाली टीम से जानकारी लेते दिखे। इस दौरान उनकी बेटी भी वहां मौजूद थी। हालांकि उत्तर कोरिया के मीडिया ने ये नहीं बताया कि इस जासूसी सैटेलाइट का कितना काम पूरा हो चुका है, लेकिन दावा किया गया कि इस सैटेलाइट को जल्द लॉन्च किया जाएगा, जिसकी मदद से उत्तर कोरिया आसानी से अपने दुश्मनों पर नजर रख सकेगा। वहीं इस सैटेलाइट की खबर ने अमेरिका और जापान की टेंशन बढ़ा दी। इधर